नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। तो पिछली हमने दिल्ली सल्तनत शुरू किया है, जिसमें हमने गुलाम वंश समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने खिलजी वंश प्रारंभ किया है, जिसमें हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और उसके अलाउद्दीन खिलजी में कर के प्रकार, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो कितने प्रकार के कर लगाए गए थे। तो पहला जजिया कर, यह कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। परंतु सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्षत्रियों से 40%, वैश्यों से 20% और शूद्रों से 10% वार्षिक कर लिया जाता था। तो ये जजिया कर जो था, ये केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। ज़कात, यह एक धार्मिक ग्रंथ था जिसे धनी मुस्लिमों से लिया जाता था। इसकी मात्रा 1/40 होती थी। खराज, यह भू राजस्व का कर था और इसकी मात्रा 50% होती थी, लेकिन कुछ अनाज राशन के रूप में वापस कर दिया जाता था। यह कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो खराज जो था, ये भी गैर मुस्लिमों से ही लिया जाता था। उर्स, यह मुस्लिमों से लिए जाने वाला भू राजस्व कर था, जिसकी मात्रा 10% थी। तो खराज उर्स जो था, ये मुस्लिमों से लिया जाता था। खम्स, यह कर धन लूट पर लिया जाता था। इसकी मात्रा 80% सुल्तान के पास रहती थी। यानी राज्य के जो लुटेरे थे, वे यदि कहीं से लूट कर धन लाते थे तो उसमें से 80% राज्य को और 20% ही केवल उन्हें प्राप्त होता था। व्यापारिक कर, यह मुस्लिमों से 2.5% और गैर मुस्लिमों से 5% लिया जाता था। धरीकर या चरीकर, इन करों की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। धरीकर बड़े घरों वालों से लिया जाता था और चरीकर दुधारू पशुओं पर लिया जाता था। तो धरीकर या चरीकर जो कर था, ये सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था, जो कि दुधारू पशुओं पर लिया जाता था। इसके समय में साहित्य, अलाउद्दीन खिलजी ने 46 साहित्यकारों को अपना आश्रय प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 46 साहित्यकारों को अपने शासन में आश्रय प्रदान किया था। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को। अमीर खुसरो दरबारी कवि के पद पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही नियुक्त हुए थे। तो अमीर खुसरो पहली बार दरबारी कवि के रूप में किसके शासनकाल में नियुक्त हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अब इसके समय में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग अथवा कुश्त ए सीरी का निर्माण करवाया था। तो अलाई दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में 1000 स्तंभों वाला तिमंजिला राजभवन का निर्माण करवाया था। तो 1000 स्तंभों वाला तिमंजिला भवन किसने बनवाया था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही हौज ए खास या हौज ए अलाई तालाब का निर्माण भी कराया था। तो हौज ए अलाई तालाब का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। शमसी तालाब, शमसी तालाब के निर्माण का श्रेय भी अलाउद्दीन खिलजी को ही प्रदान किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम समय में गंभीर रोग से पीड़ित हो गया था और अंत में 3 या 4 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी और उसे दिल्ली के जामा मस्जिद में के बाहर दफनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण, सल्दी का आक्रमण कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण 1299 ईस्वी में। तारगी का आक्रमण 1303 ईस्वी में। अली बेग व तरताक का आक्रमण 1303 ईस्वी में। कुबाक, ताइबू व इकबाद मंद का आक्रमण 1306 ईस्वी में होता। अलाउद्दीन द्वारा उत्तर भारतीय राज्यों पर आक्रमण का क्रम इस प्रकार है। तो जब उत्तर भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करना प्रारंभ किया था तो उसने गुजरात से शुरू किया। गुजरात में उसने 1297 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में। उसके बाद चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में। मालवा पर 1305 ईस्वी में। सिवाना पर 1308 ईस्वी में। जालौर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव को पराजित किया था।
1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना द्वार समुद्र और मादर के विरुद्ध भेजी। दोनों स्थलों पर सेना को अपार धन मिला। द्वार समुद्र होयसल राजा की राजधानी थी। यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। द्वार समुद्र ने अधीनता स्वीकार की। बाध्य होकर उसे संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उसने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाद में वह दिल्ली गया, जहाँ अलाउद्दीन ने उसका सम्मान किया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। फुतूह सलातानी इसामी की पुस्तक है। दिल्ली में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश खिलजी वंश को माना जाता है, जिसने कुल 30 वर्ष तक शासन किया था। अब इसमें तीसरे शासक खिलजी वंश के तीसरे शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसने 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तारीख है फिरोज शाही। इसमें मुबारक शाह खिलजी और मुबारक हसन पर विशेष चर्चा की गई है। मुबारक शाह खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा पुत्र माना जाता है। अप्रैल 1316 में मुबारक खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की उपाधि धारण कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो अप्रैल 1316 ईस्वी में इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, इसका पहले मुबारक खान नाम था, इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। दिल्ली का शासक बनने के बाद इसने अल इमाम उल इमाम, खिलाफत उल्लाह और अल वासिक बिल्लाह जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसने अरबी खलीफा की सत्ता स्वीकार नहीं की। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में लिखा है, मुबारक शाह खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबार में घूमता था और उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने परम मित्र मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। मुबारक हसन को मूल रूप से हिंदू विराद जाति का माना जाता है, जिसे 1305 में आइन उल मुल्क ने मालवा से बंदी बनाया था। मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में राजस्थान के सभी राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मुबारक शाह खिलजी और शेख निजामुद्दीन औलिया के मध्य द्वेष रहता था। अतः मुबारक शाह खिलजी ने कहा था कि जो व्यक्ति शेख का सिर काट कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे 1000 टके पुरस्कार स्वरूप प्रदान करूंगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में लिखा है कि मुबारक हसन खुसरो खां ने अपने विराद सैनिकों के साथ मिलकर अप्रैल या जुलाई 1320 में मुबारक शाह की हत्या कर स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। मुबारक शाह खिलजी को खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके चौथे शासक वजीर खुसरो शाह, जिसने केवल 1320 ईस्वी में ही शासन किया था। तारीख फिरोज शाही, इसमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में हुई विशेष घटनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। खुसरो शाह का मूल नाम मुबारक हसन था। यह मूल रूप से मालवा की रहने वाली विराद जाति से संबंधित था। मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। तो मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। खुसरो खां ने निजामुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर 1320 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, जिसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत की सिंहासन प्राप्त की थी। खुसरो खां को भारतीय इतिहास में नासिर खान के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का शासक बनने के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर सिक्के जारी किए थे। इसके बाद देवल देवी से विवाह किया जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की बेगम थी। खुसरो शाह को सभी सरदारों ने अपना शासक स्वीकार किया, लेकिन दीपालपुर के सूबेदार मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने स्वीकार नहीं किया। इसने खुसरो शाह को इस्लाम का दुश्मन तथा काफिर कहा था, क्योंकि वह मूल रूप से हिंदू था। तो यहाँ इसने गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसने इसकी वजीर खुसरो शाह की अधीनता स्वीकार नहीं की और यही आगे चल के तुगलक वंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सैनिकों से कहा था, एक काफिर हमारा शासक कैसे हो सकता है, इस्लाम खतरे में है। 5 सितंबर 1320
5 सितंबर 1320 को दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह की सेना पराजित हुई और उसे बंदी बनाकर गयासुद्दीन तुगलक के सामने उपस्थित किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ खिलजी वंश समाप्त होता है। यदि आप दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सभी शासकों और खिलजी वंश के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो दी गई है, उसे जाकर आप सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।